हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैलेंस स्टडी। हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया पर चर्चा करेंगे। और इसमें जो पहला हेडिंग है वो है एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम हेडिंग पे जाएं उससे पहले हम अशोक के बारे में कुछ बात पर चर्चा कर लेते हैं। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी में एक पूरा का पूरा चैप्टर अशोक के बारे में दिया गया है, तो हम अशोक के इससे इम्पोर्टेंस का पता लगा सकते हैं। अशोक एक ऐसे राजा थे जो एंशियंट टाइम में सबसे पहले कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से हमको परिचित कराते हैं। जैसे वर्तमान में हम संविधान में पढ़ते हैं एक कल्याणकारी राज्य के बारे में कि जो भारत सरकार है वो एक कल्याणकारी राज्य की तरह कार्य करता है। अशोक ने भी ये जो दर्शन है, अशोक ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। कैसे? क्योंकि अशोक पहले राजा हैं एंशियंट टाइम में, भारत के ही नहीं, हम ये भी कह सकते हैं विश्व के उन गिने चुने राजा में हैं जो जनता का आर्थिक उत्थान ही नहीं कर रहे हैं, साथ साथ उसका एक नैतिक जो उत्थान है उसके लिए भी कार्य कर रहे हैं। ये जो धम्म का उनकी नीति है वो लाने वाले वो पहले ऐसे सम्राट हैं जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उनके नैतिक उत्थान, धार्मिक उत्थान के बारे में भी कार्य कर रहे हैं। नहीं तो जो ज़्यादातर क्या होता है कि जो राज होता है वो आर्थिक क्रियाकलापों में ज़्यादा लगा रहता है, टैक्स के से जुड़ी जो चीज़ें हैं उन पे ही ज़्यादा फोकस करता है। पर यहाँ पे अशोक आर्थिक रूप से तो अपनी जनता को समृद्ध बनाना ही चाहते हैं, साथ साथ उनको नैतिक और धार्मिक रूप से भी समृद्ध बनाना चाहते हैं। लोगों के बीच में जो सामंजस्य है उसको वो बहुत ही उच्च कोटि का करना चाहते हैं, उसको बहुत ही बढ़िया बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से जो हमको पहला उदाहरण है वो अशोक के रूप में मिलता है। इसीलिए जो देखिए उनका ये जो चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसको हमारे भारत सरकार ने ग्रहण किया है। आपने देखा होगा जैसे कि पहले पैराग्राफ में हमको मिल जाता है कि जो रुपए हैं और जो सिक्के हैं उनमें हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है? ये जो सारनाथ में एक विशाल स्तंभ स्थापित किया गया था वहाँ से इसको लिया गया है। ये इस पत्थर को काट के बनाया गया है। तो ये कहाँ से हमें मिलता है ये चिन्ह? सारनाथ से, जो पहला फैक्ट है इसमें। उसके बाद पैराग्राफ में आगे क्या है कि अशोक ने बहुत सारे मैंने जो बोला आपको निर्देश दिए गए जो कई स्तंभों और अभिलेखों में उत्कीर्ण किए गए हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। और क्या कह रहे हैं, उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया है? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो राजा होता था उसका एक राज्य होता था, लेकिन यहाँ पे क्या साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो साम्राज्य क्या है ये हम अभी आने वाले पैराग्राफ्स हैं उनमें इस चीज़ को क्लियर कर देंगे। और वो क्या कह रहे हैं, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी, जिसमें कि उनकी सहायता किसने की? चाणक्य ने, जिनको कि हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं कि उनकी बहुत ही फेमस बुक है जिसका क्या नाम है? अर्थशास्त्र। और फिर यहाँ पे वंश की डेफिनेशन दिए जा रहे हैं कि वंश किसे कहते हैं। तो जब एक ही परिवार के सदस्य राजा बनते हैं तो इसको क्या बोला जाता है कि एक ही वंश का राज्य कायम रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, फिर उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार हैं और उनके पुत्र अशोक हैं। तो ये एक ही वंश के जो राजा हैं वो निरंतर राज कर रहे हैं। अब इस साम्राज्य में क्या है, बहुत सारे नगर हैं। इस नगर में जो राजधानी है वो क्या है? पाटलिपुत्र। और दो अन्य नगरों के बारे में बात की गई है, वो कौन कौन से हैं? उज्जैन और तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। दूसरी तरफ जो उज्जैन है वो उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ने वाले रास्ते पे पड़ता है। इसीलिए ये क्या है, व्यापारी, सरकारी अधिकारी
और शिल्पकार यहाँ पे रहते थे, क्योंकि यहाँ से निरंतर आवागमन होता था। ये हम देख लेते हैं, ये रहा तक्षशिला। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसके थ्रू ही हम यहाँ पे क्या है, जो पश्चिमोत्तर भारत है, और फिर इसके बाद यहाँ से मध्य एशिया की तरफ हम चले जाएंगे। और ये इधर से कहाँ से जाएंगे, हम उज्जैन से होते हुए ये साउथ इंडिया की तरफ चले जाएंगे। तो ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लोकेशन पर ये दोनों नगर हैं। उसके बाद ये क्या बता रहे हैं कि साम्राज्य में कौन कौन लोग रहते थे। साम्राज्य में किसान, पशुपालक, और ज़्यादातर जो हिस्सा था मध्य भारत का वो जंगलों से घिरा हुआ था। वहाँ पे कौन लोग रहते थे, फल फूल संग्रहण करने वाले, साथ ही जानवरों का शिकार करने वाले। इन इलाकों में अलग मतलब मुख्य रूप से कृषक और संग्राहक, व्यापारी, पशुपालक समाज में ये लोग रहते थे। और ये विभिन्न प्रकार की भाषा को बोलते थे, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के भोजन करते थे, अलग अलग तरह के किस्म की पोशाकों को पहनते थे। वो आज भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा भारत है वो कितनी विविधता से भरा है। तो ये विविधता हमारी एंशियंट टाइम से ही थी। अब इसमें वो बता रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान रखना है। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है। पहला क्या है, साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा करने के लिए बड़ी सेनाओं की आवश्यकता होती थी। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसमें क्या है कि जैसे राज्य इतना बड़ा है तो साम्राज्य इतना बड़ा, इसमें छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे बहुत सारे। तो ये एरिया वाइज बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा होगा, तो इसके लिए इसके प्रोटेक्शन के लिए इसमें जो प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं उनको चलाने के लिए आपको क्या है, एक बड़े प्रशासन की आवश्यकता होगी। और उसके लिए आपको क्या है कि ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो वो साम्राज्य की डेफिनेशन है। और आप संसाधन कैसे इकट्ठा करेंगे, हमेशा टैक्स के माध्यम से। और उस टैक्स को इकट्ठा करने के लिए क्या है, आपको एक बड़े अधिकारी वर्ग की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये राज्य और साम्राज्य के बीच में ये हमको दो अंतर पता चलते हैं। अब उसके बाद आ गया अगला हेडिंग, साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य बहुत बड़ा होता है और इसके अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटली जो पुत्र है, जो राजधानी है, उस पे क्या है, सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका क्या अर्थ था कि वहाँ के जो गांव होते थे, शहर होते थे, उसके किसान हो गए, पशुपालक हो गए, शिल्पकार, व्यापारी से जो कर इकट्ठा करने के लिए क्या राजा अधिकारी नियुक्त करते थे और सीधा टैक्स जो है वो राजा के पास आ जाता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनको सजा देते थे। इनमें से जो कई अधिकारी हैं उनको क्या है, वेतन दिया जाता था। संदेश वाहक के बारे में बताया जा रहा है, जो एक जगह से दूसरे जगह से घूमते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के क्रियाकलाप पर नज़र रखते थे। तो ये प्रशासन इस तरह से चलता था कि बहुत सारे जो हैं अधिकारी रख दिए गए थे जो क्या करते थे, टैक्स की वसूली करते थे। और वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं उसके लिए एक जासूस की जो प्रणाली है, एक सिस्टम तैयार कर दिया गया था, जो उन पे नज़र रखते थे और देखते थे कि वो किस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं। अगर किसी भी तरह की वो देखते थे कि नकारात्मक या जो उनके जो क्रियाकलाप हैं वो सही नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, राजा को दे दी जाती थी और राजा उन अधिकारियों पे फिर जो भी वो गलतियां करते थे उसके अनुसार उनको दंड देते थे। और इन सब के ऊपर जो थे वो कौन थे, राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से इन सब पर वो नियंत्रण रखते थे। उसके बाद क्या है कि साम्राज्य के भीतर बहुत सारे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। अब उसके बाद जो एक और इकाई थी, आपका साम्राज्य हो गया, फिर वो क्या हो गया, प्रांत हो गया। और प्रांत के प्रांतीय जिनको राजधानी बोली है, कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ पर राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था।
लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। तो यहाँ पे क्या है कि साम्राज्य हो गया, उसके अंदर प्रांत हो गए। प्रांत में क्या है कि राजा अपने जो राजकुमार होते थे या और भी रिश्तेदार होते थे उनको भेज देते थे। वो क्या करते थे, वहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित करते थे। लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो वहाँ पर जो नियम और परंपराएं थी वो अधिकतर क्या होती थी, स्थानीय होती थी। वो हम आज भी देख सकते हैं। लेकिन उनका मेन क्या काम होता था कि प्रशासनिक जो मुख्य गतिविधियां हैं उनका पालन किया जाए और निरंतर कर की वसूली होती जाए। इनको वो मुख्यतः देखते रहते थे। प्रशासनिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। अब जैसे बोला ना मैंने कि उनका क्या काम था कि जो मार्ग और नदियाँ जिनसे व्यापार होता था, इन पर भी वो क्या करते थे, नियंत्रण रखते थे। अगर वहाँ पे अभी भी देखिए, जो हम चाइना के आसपास हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मजबूत रखते हैं आने जाने में, जिससे कि सुविधा रहे। और उसी तरह हम क्या है, देश के भीतर भी जो मुख्य राजमार्ग हैं, पहले तो देखिए इस तरह की, अब अपने वर्तमान में तो इस तरह की समस्या नहीं है, लेकिन पहले क्या था कि और जो राजा थे वो आक्रमण करते रहते थे। तो इसके लिए क्या थे उन मार्गों के प्रोटेक्शन के लिए राज्य को हमेशा तत्पर रहना पड़ता था। अन्य राजाओं से तो इस पे खतरा था ही, साथ साथ उस वक्त क्या है कि बहुत सारे जो जिनको डकैत बोलते हैं वो भी एक्टिव रहते थे। तो उस राजमार्ग पे आने जाने वाले लोगों को वो भी लूट लेते थे। तो उसका भी हम प्रोटेक्शन राज्य को करना पड़ता था। यहाँ से भी संसाधन कर और भेंट के रूप में उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने के लिए और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में भी इकट्ठा किए जाते थे। इस तरह से नजराने के रूप, ये नजराना भी क्या है, जैसे कर क्या है नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है, नजराना अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि राजा के लिए पहले नजराना लेके लाए, बहुत सारे राजा जो व्यापारी हैं लेके आते थे। आपने मूवीज या है ना नाटक या बहुत सारी जगहों पे देखा होगा। तो ये उसी की बात कर रहे हैं। तो वो तो कभी कभी आता था, पर टैक्स तो आपने जैसे फिक्स कर दिया कि महीने के इस तारीख के बीच में है ना आपको टैक्स देना होगा। लेकिन नजराने के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं निर्धारित की जा सकती, वो स्वेच्छा से सम्राट को दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, राजधानी में सम्राट मैगस्थनीज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ये चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। तो ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। क्या नाम था इनका, मैगस्थनीज। इन्होंने कुछ विवरण दिए हैं जिनसे हम उस समय, देखिए उस समय के जो किताबें थी या जो इतिहास था वो हमको नहीं प्राप्त है। वो ज़्यादातर क्या है कि जो विदेशी उस समय पे आए थे उनके द्वारा, और अशोक ने जो स्तंभ विभिन्न जगह पे लगाए हुए थे उनके द्वारा हम जान पाते हैं, और जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है उसके माध्यम से जान पाते हैं। तो वो सब कुछ जब मिलजुल के एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो जो है उस समय की जो इतिहास है उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब ये क्या बता रहे हैं, यहाँ हम उनके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। क्या है वो, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। मतलब जब सम्राट आते थे वो शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था उस समय। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था और उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था।
राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। अब देखिए जो वहाँ पे जो बॉडीगार्ड है वो कौन है, महिलाएं हैं। ये आपको है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे पता चलता है कि जो उस वक्त बॉडीगार्ड हुआ करती थी, जो अंगरक्षक थी, वो कौन थी, महिलाएं थी। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खासकर नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो ये कुछ बातें मैगस्थनीज ने जो विवरण दिया है उसके अंश बताए गए हैं कि सम्राट आता था लोगों के सामने। वो सम्राट कैसे आते थे, सोने की पालकी से आते थे। उनके जो अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। महिलाएं जो होती थी वो हथियारबंद होती थी, उनके आसपास रहती थी, और वो बहुत ही कॉन्शियस रहते थे कि कहीं किसी तरफ से हमला ना हो जाए। और यहाँ है पाटलिपुत्र, आधुनिक जो पटना है, उनके बारे में बता रहे हैं कि ये बहुत ही विशाल और खूबसूरत नगर है। और ये एक विशाल प्राचीर, मतलब एक बहुत ही बड़े जो घेरा है प्राचीर, उससे घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज हैं। बुर्ज क्या होता है, जैसे ये बना तो यहाँ पे एक ऊंचे से मचान नहीं होती है, उसको बना दिया जाता है। ऐसे ऐसे करके बता रहे हैं, और ये काफ़ी बड़ी संख्या में है। बुर्ज का भी एग्जाम्पल आगे हम चीन की दीवार में देखेंगे, वहाँ पे उसकी एक फ़ोटो है, उससे मैं आपको दिखा के समझा दूंगा। और इसमें क्या है, 64 द्वार थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ी ये राजधानी थी। और उसके अंदर क्या थे, 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची मिट्टी से बने हुए थे। राजा का महल भी जो है काठ से, मतलब लकड़ी से बना था, जिसपे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया था। यह चारों तरफ से उद्यान और चिड़िया के लिए बने बसेरे से घिरा हुआ था। अब ये क्या बोल रहे हैं कि पाटलिपुत्र और मोहन जोदाड़ो जो थे हमारे, उनसे ये किस तरह भिन्न है। तो जैसे हम हड़प्पा के जो नगर देखते हैं वो पत्थर के बने हुए हैं। यहाँ पे क्या है, ज़्यादातर लकड़ी से बने हुए हैं। और हाँ, लकड़ी की ज़्यादातर यही है कि लकड़ी के बने हुए हैं और कच्ची मिट्टी के बने हैं। वहाँ पे जो ईंटों का प्रयोग किया गया है वो पक्की ईंटों से बनाई गई ईंटों का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद ये आगे जो पैराग्राफ था उस पर फिर आ जाते हैं। और अंत में जंगल वाले इलाके आते हैं जहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वह मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दें। तो ये जो जंगल के इलाकों में रहते थे वो लोग क्या करते थे, हाथी, लकड़ी, मधु, मोम, ये सब चीज़ें लाकर वहाँ के अधिकारी को देते थे। अशोक एक अनोखा सम्राट, ये हमारी नई हेडिंग आ जाती है। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया। अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख किसमें, प्राकृत भाषा में, और उनकी जो लिपि थी वो कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि थी, उसमें उसके द्वारा अपना संदेश पहुंचाया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कलिंग युद्ध के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। कलिंग युद्ध कब हुआ था, अशोक के राजा बनने के 8 साल बाद ये कलिंग युद्ध हुआ, जिसमें कि इनको विजय हासिल हुई। इसमें क्या हुआ, लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना भीषण युद्ध हुआ। इसके बाद वो कहते हैं कि इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों, क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, जिसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है।
ये देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि युद्ध के बाद किसी राजा को पश्चाताप हो रहा है। नहीं तो अधिकतर उनको नया राज्य मिलता है, संसाधन मिलते हैं, तो वो इस विजय को क्या बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो अपनी मानवता के कारण पहचाने जा रहे हैं कि उनके अंदर की जो मानवता है वो यहाँ से जग रही है। और उसके बाद ही वो क्या कर रहे हैं, धम्म नीति को लेकर आ रहे हैं। तो ये हमको ऐसा पहला उदाहरण मिलता है कि विजय के बाद भी उनको पश्चाताप हो रहा है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे लोग मारे गए हैं उनके लिए उनको बहुत ही ज़्यादा दुख है। अब मैं धम्म का पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। यहाँ से फिर वो धम्म की नीति लेके आते हैं। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। अभी तक क्या है, वो बलपूर्वक लोगों पे जीत हासिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे हासिल करना चाह रहे हैं, वो दिल जीत कर नैतिक तरीके से। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि बाद में मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, कि ये एक पथ प्रदर्शक के रूप में आने वाली जो इनकी अशोक की पीढ़ियाँ होंगी उनको भी समझ में आएगा कि एक राजा को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। मतलब वो कह रहे हैं धम्म को कैसे बढ़ाया जाए, इस बात पे फोकस करें, ना कि विजयों पर। धम्म संस्कृत के धर्म का प्राकृत रूप है। अशोक का जो है कलिंग युद्ध, कलिंग कहाँ पर है, उड़ीसा। अभी जो वर्तमान उड़ीसा है उसको कलिंग बोला जाता था। अब उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि अशोक का धम्म क्या था। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। मतलब जो इनका धम्म था वो किसी देवी देवता की पूजा पर आधारित नहीं था, ना ही किसी कर्मकांड पर आधारित था। वो बहुत ही जो समाज में एक व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए दूसरे व्यक्ति के साथ, उस पर ज़्यादा फोकस करता। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि वह भी अपनी प्रजा को निर्देश दें। और ये जो उपदेश दे रहे थे वो किससे, बुद्ध से प्रेरित थे। जैसे हमारे पिता हमको बताते हैं कि कैसे दूसरों से व्यवहार करना चाहिए, कैसे हमको आचरण रखना चाहिए, वैसे ही अशोक अपने आप को एक पिता के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं अपनी जनता को बताऊंगा कि उनको एक दूसरे से कैसे व्यवहार करना चाहिए। वो किस तरह से, वो धम्म के माध्यम से। ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उनमें संवेदनाएं थीं। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, इनके बीच में क्या है, टकराव पैदा हो जाते थे। तो उसको रोकने के लिए जानवरों की जो बलि चढ़ाई जाती थी उसको रोका उन्होंने। दासों और नौकरों के साथ जो क्रूर व्यवहार किया जाता था उसको रोकने के लिए, इसके अलावा जो परिवार में पड़ोसी और परिवार में जो आपसी झगड़े होते थे उसके बारे में भी धम्म में बताया गया। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना उनका कर्तव्य है। ये जो हमने ऊपर पढ़े ये सब समस्याएं थी और इसको समाधान करना अशोक ने अपना कर्तव्य माना। इसलिए उन्होंने धम्म महामात को नियुक्त किया। एक नए तरह के जो अधिकारी हैं यहाँ पे देखिए उनकी नियुक्ति हो रही है, जो कि जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देंगे। ये जो समस्याएं हैं इनका समाधान कैसे किया जाना चाहिए, ये जो अधिकारी हैं वो जाके बताएंगे कि जो अशोक हैं वो इनके माध्यम से जनता से क्या करेंगे, डायलॉग करेंगे, अपने विचारों को रखेंगे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश में कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर, कई संदेश उन्होंने क्या किया, कई स्थानों की शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन सभी लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते। अब देखिए ऐसी बहुत सारी जनता है जो खुद जाकर उसको नहीं पढ़ सकती।
आज भी। तो उसके लिए भी उन्होंने मतलब समझा उस चीज़ को, और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे लोग रखे जो समय समय पे जाते थे और उस चीज़ को पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाते थे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी। अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी अपने दूत भेजे। तो ये देखिए, अपने राज्य में तो वो अपने धम्म का पालन कर ही रहे हैं, साथ साथ ये अपने विचार को, है ना, बाहर के देशों में भी भेज रहे हैं। और किन किन देशों में भेज रहे हैं? सीरिया, मिस्र, ग्रीस, श्रीलंका में भी अपने दूतों को भेज के ये कार्य कर रहे हैं। अब अगला क्या है? उन्होंने सड़कें खुदवाई, कुएं बनवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों के चिकित्सालय भी बनाए। समझ रहे हैं आप? देखिए, जानवरों के लिए भी वो कार्य कर रहे हैं। अब जो हमारी नई हेडिंग आ रही है, अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए, जब वे बीमार होते, जब वे अपने बच्चों का विवाह करते थे, बच्चों के जन्म के समय पर, जब वो यात्रा शुरू करते थे, तब इस समय क्या करते थे? वो तरह तरह के अनुष्ठान करते थे। ये बोल रहे हैं अशोक कि ये जो कर्मकांड किए जा रहे हैं ये किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वो ज़्यादा फलदायी होगी। वह रीतियाँ क्या हैं, इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो ये हैं कि अपने दासों, नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, बड़ों का आदर किया जाए, सभी जीवों पर दया किया जाए, ब्राह्मण और श्रमण जो हैं उनको दान दिया जाए। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। देखिए, दूसरों के धर्म की या धर्म जो है उसकी निंदा करना, तो इस चीज़ को तो वो खराब बता ही रहे हैं, पर साथ साथ वो क्या कर रहे हैं कि अपने धर्म की प्रशंसा करना भी, ये भी गलत है। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे अंदर एक अहंकार की भावना आती है, और वो अहंकार की भावना कहीं से भी सही नहीं होती। इसलिए वो इस चीज़ से भी लोगों के, वहाँ के जो लोग थे उनको उस समय मना कर रहे थे कि ये काम ना करें। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में वो क्या कर रहा है? अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं, बहुत ही अच्छी लाइन है, याद रखिएगा इसको। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। आप जो सामने वाला जो धर्म है उसको क्रिटिसाइज या उसकी आलोचना करने से अच्छा होगा कि आप समझने का प्रयास करें। अभी भी देखिए यही समस्या है वर्तमान समय में भी, उस समय तो थी ही, आज से 2300 साल पहले जब ये अशोक ये चीज़ लिख रहे थे और वहाँ के लोगों को बता रहे थे। और ये समस्या आज भी है कि हम आलोचना कर देते हैं सामने वाले धर्म की। आलोचना करने की बजाय अगर हम सच में समझने की कोशिश करें कि उस धर्म में वो तत्व क्यों हैं, एकदम अनबायस होके, तो हम बहुत सारी जो रूढ़ी हैं, बहुत सारी जो नकारात्मक हमारे जो विचार हैं, और बहुत सारा जो हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है इन सब चीज़ों की वजह से, उससे हम दूर रहेंगे। तो ये देखिए बहुत ही धर्म का जो है अच्छी बातें हैं जो हमको यहाँ पे मिल रही हैं। अब ये जो ब्राह्मी लिपि है इसके बारे में ये बता रहे हैं कि आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। और यहाँ पे वो आ अक्षर का उदाहरण दे के इसको प्रूव भी कर रहे हैं। ये जैसे कि आ ब्राह्मी लिपि में ये है, देवनागरी लिपि जिसे हिंदी बोलते हैं ये आ हो गया, बांग्ला में ये आ हो गया, मलयालम में ये आ है और तमिल में ये। तो कहीं ना कहीं इससे ही जो विभिन्न लिपियां हैं वो उत्पन्न हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वहाँ पे हमने बुर्ज के बारे में पढ़ा था। ये देखिए ये रहा बुर्ज। तो ये जो है इस तरह के, देखिए ये दो दीवारें घिरी हुई हैं और ये बुर्ज बना दिए गए हैं। यहाँ से क्या होता था कि निगरानी रखी जाती थी, इसको बुर्ज बोलते हैं। तो हम फिगर से और हमको ज़्यादा समझ में आ जाता है
इसलिए मैंने उस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अन्यत्र मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, ये लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन के जो सम्राट हैं उन्होंने ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसका निर्माण करना प्रारंभ करवा दिया था। ये जो चित्र है उसको देख लीजिए। दीवार का निर्माण शुरू हो गया था। इसका उद्देश्य क्या था? उत्तरी सीमा की जो पशुपालक लोग थे उनसे अपनी सीमा का रक्षा करना। अगले 200 वर्षों तक दीवार का निर्माण, मतलब लगभग 2000 वर्षों तक निर्माण कार्य इसका चलता रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि निरंतर साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं, इसीलिए ये लेट होता रहा। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है और पत्थर और ईंट की बनी हुई है। इसकी ऊपर की सतह सड़क जैसी चौड़ी है। ये देखिए, ये जो एरिया है इसमें भी यहाँ बीच में नहीं दिख रहा, यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है। इस दीवार को बनाने में हजारों लोगों ने काम किया। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर निगरानी रखने के लिए बुर्ज भी बने हुए हैं। ये रहे, हर 100 से 200 मीटर पे। इस अध्याय में अभी इतना ही है। नए अध्याय में हम फिर मिलते हैं। इन बातों को आप है ना पढ़िएगा और सोचिएगा। जब तक के लिए